बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद के ज़मानत मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में एक बार फिर से तारीख मिल गई है। अब उनकी जो समाअत है वो 11 तारीख को होगी। आज समाअत होनी थी, पिछली बार भी समाअत होनी थी, लेकिन उस बार भी तारीख मिल गई थी। आज की तारीख मिली थी, आज समाअत होनी थी, आज 11 तारीख मिल गई है। उनके वकील की तरफ से जो विख्यांत ओबराय हैं, ये रिक्वेस्ट की गई कि जल्दी समाअत कर ली जाए, क्योंकि मौजूदा जो सेशन है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो 20 दिसंबर तक ही है। और पिछली बार जब समाअत हुई थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से इंजीनियर अब्दुल रशीद खुद केस में शामिल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें हाथ जोड़कर उन्होंने कहा था कि उन्हें मौजूदा सेशन के लिए ज़मानत दी जाए, क्योंकि उनको लोगों ने चुना है और उनकी जो नुमाइंदगी है, उनकी तरफ से जो लोगों की समस्याएं हैं या उनके दूसरे जो नुमाइंदगी का काम है वो पार्लियामेंट में हो सकता है। उससे पहले भी जो सेशन हुआ था उसमें भी इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा कि वो नहीं जा सके थे। बहरहाल कोर्ट की अपनी दिक्कतें, अपने मसले हैं, कई तरह की दुश्वारियां हैं, तो कब डेट मिलती रहती है और ये कानूनी प्रोसेस है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सीधे तौर पर उस अक्यूज़ पर होता है, उस शख्स पर होता है जो उस केस में मुलजिम होता है, जेल में होता है, उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि इंजीनियर अब्दुल रशीद अगस्त 2019 से ही जेल में हैं। अगर इस पूरे मामले को देखें, जिस तरीके से उनकी ज़मानत का प्रोसेस चल रहा है, तो पहले उन्हें ज़मानत मिली थी, उस वक्त ज़मानत मिली जब उन्हें इलेक्शन लड़ना था। माफ़ कीजिएगा, जब उन्हें इलेक्शन कैंपेन करनी थी। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जब असेंबली इलेक्शन हुए तो उस वक्त उन्हें अंतरिम ज़मानत मिली थी। और उससे पहले जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस वक्त वो जेल में ही थे, और जेल में रहकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2.5 लाख वोटों से वो जीत गए। और जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, वो जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त उन्हें 2.5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ये कड़वी सच्चाई है। भले ही उमर अब्दुल्ला आज वज़ीर आला हो और इंजीनियर अब्दुल रशीद जो है वो 5 अगस्त 2019 से ही जेल में हो, आज अब भी वो जेल में हैं। अगर इस पूरे मामले को अगर देखें कि इंजीनियर अब्दुल रशीद ने इससे पहले परमानेंट जेल के लिए बेल के लिए भी दरख्वास्त दी थी, ज़मानत मांगी थी, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, उनकी ज़मानत पर कोई फ़ैसला नहीं आया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, इसमें दिक्कत ये है कि जब इंजीनियर अब्दुल रशीद का केस शुरू हुआ था, यानी 2019 में जब वो गिरफ़्तार हुए, उसके बाद से जो ये केस चलता रहा, हियरिंग होती रही, तब वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं थे। अब वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हो गए। एक टेक्निकल दिक्कत ये आ रही है कि जो एमपी और एमएलए होते हैं उनके लिए अलग कोर्ट होता है। दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट है जो एमपी एमएलए कोर्ट है, लेकिन दिक्कत टेक्निकल ये है कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट को एनआईए की स्पेशल पावर की हासिल नहीं है, और अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी ऐसी अदालत को वो केस दे दिया जाए जिसको एनआईए कोर्ट की पावर ना हो। ऐसे में पिछली मर्तबा जब ये केस के लिए तारीख लगी थी, उस वक्त एनआईए की तरफ से कहा गया था कि वो अथॉरिटी को लिखेंगे कि पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट को एमपी एमएलए कोर्ट की पावर दे दी जाए। लेकिन आज भी जो कहना चाहिए कि सुनवाई नहीं हो सकी, और 11 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी, और ये भी तय होना है कि वाकई क्या पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले की सुनवाई जो है वो कर सकता है, क्योंकि एक तरफ वो स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस है, तो दूसरी तरफ एमपी और एमएलए की सुनवाई वो नहीं कर सकता। तो ये एक टेक्निकल दिक्कत है, जिसकी वजह से तमाम तरह की जो है ये दिक्कतें आ रही हैं और बार बार तारीखें भी मिल रही हैं। लेकिन तारीख पे तारीख मिलना ये कोर्ट का एक प्रोसेस है, और इंसाफ के लिए इसी तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। हालांकि ये प्रोसेस भी एक तरह की सज़ा बन जाता है। अब आते हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख के केस पर। इंजीनियर अब्दुल रशीद जो कभी सरकारी मुलाजिम होते थे, इंजीनियर होते थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद वो सियासत में आ गए, एमएलए हो गए, और फिर अब एमपी हो गए। जब इलेक्शन हुए 2024 में, उस वक्त से वो जेल में ही थे। अब दिक्कत ये है कि उनका जो केस है, उनके जो केस में उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो 2017 का टेरर फंडिंग केस है, जिसको टेरर फंडिंग जम्मू कश्मीर केस के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे मामले में तकरीबन 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके तकरीबन 12 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट भी हुई है। ऐसे में इंजीनियर अब्दुल रशीद का जो सीधा लिंक है वो दरअसल
ज़हूर वटाली नाम के एक बिजनेसमैन हैं, उनकी जब तफ्तीश हो रही थी, जांच हो रही थी, और उनके घर पे जब उनके अकाउंटेंट के घर पे जब छापेमारी हुई तो वहाँ से एक पेपर मिला। वो कोई अकाउंट का पेपर नहीं था, एक सादा पेपर मिला, उस पर ज़हूर वटाली के दस्तखत थे और उसमें फ़ॉरेन फंडिंग को लेकर कुछ एंट्रीज़ थी, यानी कि उसमें कुछ लिखा हुआ था कुछ। हालांकि इस बात का कोई सबूत अब तक नहीं मिल सका है कि वो पैसा क्या आया ज़हूर वटाली के पास और वो कहाँ गया, आया भी कि नहीं आया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इंजीनियर अब्दुल रशीद का ज़हूर वटाली से मिलना जुलना था, उनके पास गए थे, आते जाते थे, इस तरीके से ये लिंक हुआ। और 2 वादा माफ़ गवाह हैं जिन्हें प्रोटेक्टेड विटनेसेस कह सकते हैं, 2 वादा माफ़ गवाह हैं जिनकी गवाही जो है उनके खिलाफ है, इंजीनियर अब्दुल रशीद के को लिंक को साबित करती है। एक और इसके अलावा फेसबुक वीडियो हैं, और जो 10 साल पुराने फेसबुक वीडियो हैं, और साथ ही साथ उनके ज़रिए से जारी किए गए 2 बयान भी हैं। एक बयान तो ऐसा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील की थी कि अगर उनके जो आला अफसर हैं वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों पर जुल्म किया जाए करो या कुछ ऐसी कार्रवाई को अंजाम दो, तो वो उनका कहना ना माने। इस तरह का एक बयान था। इसके अलावा जो उनके जो दूसरे 2 वीडियो हैं उसको पॉलिटिकल नौयत के हैं। उनके जो पुराने वकील हैं कोलिन गुंजाल्विस, उनकी तरफ से कहा गया था, उनकी तरफ से एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बताया गया था कि उनके खिलाफ जो केस जो है वो बहुत कमज़ोर है, खुद ज़हूर वटाली का केस बहुत कमज़ोर है, और इसी वजह से ज़हूर वटाली को दिल्ली में जो है एक बार ज़मानत मिल चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिर NIA गई और NIA ने उस ज़मानत को क्वैश करा के ख़त्म करा दिया, और ज़हूर वटाली तब से जेल में है। अगर इस पूरे केस को अगर देखें तो इसमें ये, हालांकि केस नामों के हिसाब से अगर देखें तो ये केस जो है बहुत काफ़ी बड़ा केस है, और इसमें अगर कहा जाए क्योंकि बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं। यासीन मलिक का नाम है, यासीन मलिक ने खुद कबूला कि वो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए थे, और उनको फिर ताहयात उम्र कैद होगी, ताहयात जो है वो उनको जेल में रहना होगा, पूरी ज़िंदगी जेल में रहना होगा। ये 2022 में उनके खिलाफ फैसला आया और तब से वो जेल में हैं। हालांकि इंजीनियर अब्दुल रशीद का जो मामला है, उनका जो केस है, उनसे जुड़े हुए जो दूसरे केसेस हैं अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े नाम, जैसे हाफिज़ मोहम्मद सईद का नाम है जो लश्कर तैयबा के हेड हैं, जो पाकिस्तान में बेस्ड है। इसी तरीके से सैयद सलाहुद्दीन, वो भी एक मिलिटेंट का सरगना है, उसका भी नाम जो है इस केस से जुड़ा हुआ है। यासीन मलिक का नाम पहले ही आ चुका है। इसके अलावा जो है दुख्तरान मिल्लत की आसिया इंदराबी का नाम भी जो है इस केस से जुड़ा था, लेकिन बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके अलावा 1-2 लोग और भी हैं जिनको ज़हूर भट्ट नाम है, उनको भी इस पूरे मामले में एक डिस्चार्ज जो है वो कर दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए कि एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं शब्बीर अहमद शाह, वो उनका नाम इस मामले में था। मसर्रत आलम का नाम है, और साथ ही साथ और भी कई लोग हैं जो इस पूरे मामले से जो है इस पूरे मामले में जेल में लगातार बंद हैं। अब मसला ये है कि ज़हूर वटाली का नाम आया था, उसकी जांच हो रही थी। 2017 से जो है कनेक्शन जो है वो अब्दुल रशीद, इंजीनियर अब्दुल रशीद का आता है। 2019 अगस्त में इंजीनियर अब्दुल रशीद को दिल्ली बुलाया जाता है, और दिल्ली बुलाकर उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। उनके लोग अब भी ये कहते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये तमाम बातें वो कहते हैं। लेकिन उनको अगस्त 2019 में दिल्ली बुलाया गया, और गालिबन 3 अगस्त की तारीख थी, और उनको दिल्ली में गिरफ़्तार कर लिया गया। ये याद रखना चाहिए 5 अगस्त 2019 वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया था, और उससे पहले वहाँ पर न सिर्फ सिक्योरिटी ज़बरदस्त तरीके से लगाई गई थी, बल्कि जो भी वहाँ के लीडर थे, नेता थे, उनको या तो हाउस अरेस्ट किया गया या फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ये इस इंजीनियर अब्दुल रशीद को भी अगस्त 2019 में गिरफ़्तार किया गया, और फिर उसके बाद से वो लगातार जेल में रहे। जेल में रहकर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीते। उसके बाद
असम्बली इलेक्शन के लिए अंतरिम ज़मानत पर रहे, अबूरी ज़मानत मिली और अबूरी ज़मानत पर अबूरी ज़मानत पर बाहर रहे। उसके बाद फिर वो जेल में उनको सरेंडर करना पड़ा और वो लगातार जो है अब जेल में हैं। अब इस मामले में अगर इस पूरे मामले को अगर देखें, इस मामले का जो एक अहम पहलू जो है वो ये है कि तकरीबन मार्च 2022 में तकरीबन 15 लोग ऐसे थे जिन पर चार्ज फ्रेम जो है वो किए गए थे, जिनको अक्यूज़ जो है उनको बनाया गया था। लेकिन यूसुफ भट्ट, आसिया अंद्राबी, इन दोनों को ज़्यादा सबूत ना होने की सबूतों की कमी या सबूतों के अभाव में इनको डिस्चार्ज कर दिया गया, नहीं एक तरीके से इनको बरी कर दिया गया। क्योंकि यूएपीए का जो ये मामला है, यूएपीए के की धाराएं क्योंकि इस मामले में लगी हुई हैं, इसमें बरी नहीं कह सकते बल्कि डिस्चार्ज करना कह सकते हैं कि उन पर से चार्ज हटा लिए गए। क्योंकि इन धाराओं में, यूएपीए की धाराओं में खुद को ही अपने आपको बेकसूर साबित करना पड़ता है। सरकार की तरफ से ऐसा नहीं होता कि आपको मुजरिम साबित किया जाए। यूएपीए के तहत ही इस तरीके की चीज़ रहती है। एक शख्स हैं इस पूरे मामले में, अल्ताफ़ अहमद शाह के वो बेटे हैं हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के, वो 66 साल के थे, उनकी कस्टडी में मौत हो गई। तो अब इस मामले में तकरीबन 12 लोग ऐसे हैं जो जेल में हैं और वो सज़ा काट रहे हैं। लेकिन अगर इस देखें ज़हूर वटाली का जो, जैसे मैंने जिक्र किया था, ज़हूर वटाली का जो कनेक्शंस है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर अब्दुल रशीद को भारी पड़ता है। क्योंकि एक जो पेज मिला जिस पर ज़हूर वटाली के दस्तखत थे, उसके अकाउंटेंट के घर की छापेमारी में वो हाथ आया और जिसमें विदेशी फ़ंड, गैर मुल्की फ़ंड को लेकर एंट्रीज़ थीं, वो केस जो है उसके ज़रिए से कनेक्शन बनता है। फिर 2 गवाह ऐसे हैं जो इंजीनियर अब्दुल रशीद के ख़िलाफ़ गवाही देते हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ बयान हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर यूएपीए की धाराओं के तहत ये पूरे मामले में इंजीनियर अब्दुल रशीद जेल में हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको जिस तरीके से इलेक्शन उन्होंने जीता है, वो लोगों के नुमाइंदे हैं, वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे शख्स को जेल में होना चाहिए, और क्या अगर ऐसे शख्स को जिस पर इस तरह की संगीन धाराएं हों, क्या उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए? हालांकि देश का कानून तो ये कहता है जब तक किसी पर जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक वो मुजरिम नहीं है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो ऐसी धाराओं में जेल में बंद है, जिसको ज़मानत पर भी नहीं रिहा किया जाना जो है आसान नहीं है, वो जीत जाता है और फिर वो जेल में रहता है। तो जिन लोगों ने उनको चुना है, उन लोगों के लिए, उनके इलाके के लिए मसाइल है, उनके इलाके के लिए मसला है कि किस तरीके से वो अपने मसाइल को हल कराएंगे, अपनी दिक्कतों को दूर कराएंगे। अभी ये केस चल रहा है, 11 तारीख को फिर सुनवाई होगी। और जिस तरीके का माहौल मैंने खुद कोर्ट के अंदर देखा है, उनको एक बार फिर से अबूरी ज़मानत यानी कि अंतरिम ज़मानत मिल सकती है। और हो सकता है मौजूदा पार्लियामेंट सेशन में वो शामिल हों, या फिर इससे अगले वाले पार्लियामेंट सेशन में वो शामिल हों, जब बजट सेशन आएगा उसमें शामिल हो सकते हैं। फ़िलहाल उनकी जो ज़मानत का मसला है वो इस वजह से अटका हुआ है कि एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, या फिर पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट को ही एमपी एमएलए कोर्ट की पावर दे दी जाए। या फिर एक दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अगर एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है तो उस कोर्ट को, यानी राउज़ एवेन्यू कोर्ट को स्पेशल एनआईए कोर्ट की पावर देनी होगी, और इस तरीके से इस मामले की केस की सुनवाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये मामला तारीख पे तारीख बना हुआ है, और जिसका खमियाजा अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर इंजीनियर अब्दुल रशीद, उनके कार्यकर्ता और तमाम लोगों को जो है वो बहरहाल एक वक्त के साथ जो है सज़ा के तौर पर वो चाहे उसको देखें। लेकिन यही कोर्ट का प्रोसेस है, यही इंसाफ का हासिल करने का कानूनी तरीका हिंदुस्तान में है, तो उसका इंतज़ार करना होगा। बहरहाल क्या इंजीनियर अब्दुल रशीद को जेल में होना चाहिए, क्या वो मुजरिम हैं, क्या वो बेकसूर हैं, ये वक्त आने वाला वक्त तय करेगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।